अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कल फसह ताहिर, एपिसोड 41। शायद मेरी नज़र लग गई होगी, उसे तासुफ हुआ था। नौफल काफ़ी देर के बाद फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो सबा के चेहरे पर नज़र जमाए बैठी थी। वो तौलिए से चेहरा खुश करता उसकी तरफ चला आया। तुम क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कल सबा इतनी प्यारी लग रही थी, तुम्हारी नज़र लगी होगी या मेरी? वो मुस्कुराकर बोली तो कल के बहुत से वाक़यात याद करके वो लम्हा भर को लब खींचने के बाद खिल के मुस्कुरा दिया। भाई तुम्हें को प्यारी लगी थी तो फिर नज़र भी तुम्हारी लगी होगी। नौफल, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई? मेरा मतलब है कि सबाई अचानक वहाँ से उठकर चली आई। वो संजीदगी से पूछ रही थी। बिल्कुल भी नहीं, बोर हो रही थी, मैं मसरूफ़ था। सो खुद ही एडवेंचर की खातिर चल पड़ी। इरादा तो यहीं का था कि जंगल की सैर के बाद वो वापस लोकेशन पर लौट आएंगी, मगर बारिश की वजह से कॉटेज में आना पड़ गया। नौफल ने उसे मुतमईन करना चाहा और साले के तासुरात से लगा कि वो कामयाब भी रहा था, क्योंकि वो फ़ौरन ही मौजू बदल गई थी। मैंने महसूस किया है नौफल, शादी के बाद तुम्हें बहुत बड़ा चेंज आ गया है। दीवार के शीशे के सामने खड़े होकर बाल संवारता वो पूरी तरह उसकी तरफ पलट गया। दुम निकल आई है ये सींग? दोनों ही, जाले ने इत्मीनान से कहा था। क्या मतलब? नौफल ने उसे खफीफ से घूर कर देखा था। मतलब ये कि तुम दोनों ही कुछ खोए खोए और उलझे हुए से दिखाई देते हो। नए शादीशुदा कपल्स वाला चार्म और रोमांस दिखाई नहीं देता तुम्हारे बीच। वो अपनी बात की वजाहत करते हुए बोली। तो नौफल ने तंज़ी अंदाज में कहा, ये अमेरिका नहीं है जहाँ मैं सरेआम अपनी बीवी के हाथों में हाथ डाले घूमता रहूँ या फिर हर लम्हे बोल बोल कर अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहूँ। यही तो मशरक़ का हुस्न है साले बीबी, ढका छुपा सा अंदाज। उफ़, फिर तुमने मुझे बीबी कहा? वो चिढ़ गई थी। ओके बाबा, वो जानबूझकर बोला था। नौफल, वो चिल्ला ही तो उठी थी। नौफल ने उसे खामोश रहने का इशारा किया था। क्यों मरीज़ को डिस्टर्ब कर रही हो? तुम सुबह सुबह तैयार होकर किधर जा रहे हो? उसे ख्याल आया था। डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिख के दी है उनका पता करूँगा और कुछ नाश्ते का भी इंतज़ाम करना है। मैंने तुमसे कहा भी था कि होटल में कमरा ले लो, मगर तुम्हें ही शौक़ चढ़ा था अपनी बेगम के साथ तन्हाई में रहने का। कम से कम वहाँ खाने पीने का मसला तो ना होता। जाले उसकी खिंचाई कर रही थी। वो अपना वॉलेट चेक करता मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनता रहा, फिर मोबाइल उठाते हुए बोला, तुम यहीं ठहरना। हद हो गई नौफल अहमद, ये भी भला कोई कहने की बात है? मुतासिफाना अंदाज में बोली तो वह हंसता हुआ बाहर चला गया। सबा जागी तो नौफल न सिर्फ नाश्ते का सामान बल्कि उसकी मेडिसिन भी ला चुका था। वो दोनों वहीं बिस्तर पर बैठे आलती पालती मारे खुशगपियों के दौरान नाश्ते में मसरूफ़ थे। पहले साले की नज़र उस पर पड़ी थी। हेलो, कैसी तबीयत है अब? वो फ़ौरन नाश्ता छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जह हो गई। नौफल ने उस पर उछलती निगाहें डाली थी, मगर नाश्ते से हाथ नहीं रोका। तुम हिम्मत करके उठो और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालती हूँ। जाले ने उसके शाने पर हाथ का मोहब्बत भरा दबाव डालते हुए कहा तो वो मध्यम लहजे में बोली, मुझे भूख नहीं है। ओके, भूख के लिए मत खाओ, मगर अभी तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है, उससे पहले तो कुछ खाना ही पड़ेगा। जाले ने इसरार किया तो उसे उठना ही पड़ा, मगर बदन का जोड़ ऐसे दुखा कि वो निचला लब दांतों तले सख्ती से दबाकर रह गई। नकाहत के मारे सर अलग चकरा रहा था। नाश्ता कहीं भागा नहीं जा रहा, पहले सुबह को वॉशरूम तक ले जाओ। जाले ने से घूरा था। माय डियर, जान है तो जहाँ है, वो नासिहाना अंदाज में कहता चाय का आखिरी घूंट भरने लगा तो उससे बहस को अफजान कर वो मुतासिफाना नज़रों से उसे देखने लगी। उठ रहा हूँ यार, हालांकि ये काम तुम भी कर सकती हो। वो जैसे बादल न ख्वास्ता उठा था, मैं खुद चली जाऊँगी। सुबह मातरीस हुई तो वो जाले से कहने लगा, तुम यूं ही इनकी फ़िक्र में घुल रही हो, ये बहुत बहादुर खातून है। उसका तन सबा ने बहुत अच्छी तरह पहचाना था, मगर उसका मज़ीद एहसान लेकर खुद को ज़ेर बार करना सबा को गवारा नहीं था। मगर उसी वक्त उसे ज़ोरदार चक्कर आया तो वो लड़खड़ा सी गई। नौफल ने बेसाख्ता ही कोहने के ऊपर से उसका बाजू थाम कर सहारा दिया तो वो संभल गई। हालांकि मैंने समझाता रहता हूँ कि इतनी बहादुरी ख़वातीन के लिए अच्छी नहीं होती। वो उसे थामे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। एक तो तुम मर्दों को अपनी मर्दानगी का हर दर्जा सौंप होता है, और नौफल, तुम भी मानो या न मानो मेल शॉविनिस्ट हो पूरे। एहसास से बरतरी में चोर, मुझे लगता है हमारी पहली लड़ाई तुम्हारी वजह ही से होगी। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करने के बाद सबा ने नौफल की आवाज़ सुनी थी। कितने मोहब्बत करने वाले शौहर का लहजा लग रहा था, मगर साले के सामने इस तरह की एक्टिंग क्या मायने रखती थी। वो लज सी गई, मगर अभी जहन पूरी तरह सोचने समझने के काबिल नहीं हुआ था, इसलिए उसने सोच को जहन से झटक दिया। वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो पहले के मुकाबले में खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। कुछ बुखार की शिद्दत में कमी का असर भी था।
ज़ाले कमरे में मौजूद नहीं थी। अलबत्ता वो खुशबुओं में डूबा, नक्शक से तैयार छुप कर अपने जूतों के तस्मे बांध रहा था। आपका नाश्ता बिस्तर पर पड़ा है। उसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए, एक नज़र उस पर डालकर कहते हुए वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। सबा ने को झटती सी नज़र कॉर्नफ्लेक्स के प्याले पर डाली थी, फिर मध्यम लहजे में बोली, आप मुझे घर भिजवा दें वापस। उसकी फरमाइश बहुत कर में तवक्को थी और यकीनन नौफल के नापसंदीदा भी। तभी उसने तंज़िया लहजे में तल्खी समोकर कहा, आप अपनी ज़िंदगी पर बसित शौक़ जितने तजुर्बात करें, मगर बराए मेहरबानी मेरी ज़िंदगी को इम्तिहान बनाने की कोशिश मत करें। सबा का जी चाहा उसे याद दिलाए कि वो उसकी ज़िंदगी को भी तो एक इम्तिहान ही बना चुका है, मगर उस वक्त बहस या झगड़ा करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। बिस्तर के किनारे बैठते हुए वो मसलहाना अंदाज में बोली, इसलिए तो कह रही हूँ, मैं आपके असाब पर बोझ बनना नहीं चाहती, मुझे वापस भिजवा दें। फ़िलहाल आप नाश्ता करें और इसके बाद मेडिसिन लें। वो रुखाई से कह रहा था जब मोबाइल ने उसकी तवज्जो बांट दी। घर से फ़ोन है, खुद कलामी के से अंदाज में कहते हुए उसने मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ सालेहा बेगम थी। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी जान, खैरियत है? ओफ़ो, अभी कल ही तो फ़ोन किया था आपको। जी, वो तो पास नहीं थी इसलिए। अच्छा, अभी बात करा रहा हूँ ना, नाराज़गी वाली क्या बात है इसमें? वो बात करते करते उठकर सबा की तरफ आया था। अंदाज से लग रहा था जैसे उसे अच्छी खासी झाड़ पड़ी हो। बात कीजिए। मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम। उसका दिल तो पहले ही भरा हुआ था, अब उनकी मुशफ़िक़ आवाज़ सुनी तो आवाज़ भी भरा गई। जी मैं ठीक हूँ। उसकी भीगती पलकें देखकर वो लब भींच कर रह गया। जी बहुत ख्याल रखते हैं, वो अब मध्यम सुरों में कह रही थी। बाकी सब कैसे हैं? उसने पूछा, फिर साथ ही गड़बड़ा कर बोली, जी एक आध बार बात हुई है सबसे। दरअसल यह मौसम इतना ख़राब था, लाइन ही नहीं मिल रही थी। वापसी का इरादा कब तक है? वो पूछ रही थी। पता नहीं, इन्हीं को मालूम होगा। सबा ने कहते हुए मोबाइल नौफल की तरफ बढ़ा दिया। जी अम्मी, बस एक दो रोज़ की बात है, बहुत थोड़ा सा काम बाकी है, वो कह रहा था। फिर उनकी आवाज़ सुनने के बाद बोला, आप फ़िक्र मत करें, अनस से मेरी 2 मरतबा बात हुई है, उसने मुझे बताया था। मैं जल्द फारिग होने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो उसे देखने लगा। अलविदाई कलामात के बाद वो फ़ोन बंद करके पलटा ही था कि सबा ने पूछा, अनस भाई का फ़ोन आया था, आपने मुझे तो नहीं बताया। मेरी बात हो गई, मुझे पता नहीं था कि हर ज़रूरी और गैर ज़रूरी बात आपके इल्म में लाना बहुत ज़रूरी है। वो बड़े तहम्मुल से कह रहा था, फिर उसके मज़ीद कुछ कहने से पहले ही बोला, आज आप यहीं रहेंगी, वहाँ तो वैसे भी आपका दिल नहीं लगता। ज़रूरी नहीं कि कल मैं आपकी खोज में निकला तो आज भी मैं ही आऊँ, इसलिए इस तजुर्बे को दोहराने से बेहतर है कि आप कॉटेज में ही रहें। वो उसे दरवाज़ा लॉक करने की हिदायत करता चला गया था और जाते जाते एक और मेहरबानी, मोबाइल यहीं रखा है, चाहे तो घर फ़ोन कर सकती है। उसका वहशत सता सा दिल यकलक थी मसरूर हो उठा था। दरवाज़ा बंद करके वापस आते ही उसने सबसे पहले घर फ़ोन मिलाया था। हेलो। ज़ोहा की आवाज़ ने उसके तीखे मांदे वजूद में गोया एक नई ज़िंदगी दौड़ा दी थी। सबा बोल रही हूँ। उसे खामखा रोना सा आने लगा। कितनी कदर महसूस हो रही थी उन सब मोहब्बतों की जो वो अपने पीछे छोड़ के आई थी। उफ़ बेवफा, कैसी हो? उसकी आवाज़ में एक बार की बशाशत और खुशदिली समेट आई थी। ठीक हूँ, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, तुम सुनाओ, नौफल भाई का हाल कैसा है? वो भी ठीक है, अभी यहाँ नहीं है, वरना तुम्हारी बात कराती। सबा ने बहुत से राज रखे थे। उनका 2-3 मरतबा फ़ोन आ चुका है अनस भाई की तरफ, मगर तुमसे एक बार भी बात नहीं हो पाई। ज़ोहा ने शिकायती अंदाज में कहा था। अरे वो बेसाख्ता हंसी थी। 4 दिन तो हुए मुझे आए और तुम लोग उदास भी हो गए। इसका मतलब है कि शादी के बाद बंदे की वैल्यू बढ़ जाती है। मुँह तो रखो, ऐसी भी कोई ख़ास उदासी नहीं है। ज़ोहा ने फ़ौरन उसकी खुशफहमी ख़त्म करनी चाहिए थी। ज़ोई, मोहित भाई कैसे है? सबा के पास उसकी ज़बान रोकने का एक ही तरीका था और वो यकलक खामोश हो गई। सबा, वो बहुत बुरे हैं, वो मुझसे शादी कर रहे हैं, ये जानते हुए भी मैं उन्हें नापसंद करती हूँ और घर में किसी को भी ये बात नहीं खटकती, मगर मुझे बहुत चुभती है। कदे तवक्कुफ़ के बाद वो बोली तो उसकी आवाज़ भराई हुई थी। सबा का दिल धक से रह गया। ये उस सुहा का लबो लहजा तो नहीं था जिसे वो जानती थी। इस कदर शिकस्त खुर्दगी बेवजह, ये तो बहुत खुशी की बात है ज़ोई। उसने कहना चाहा तो वो भीगे लहजे में उसकी बात काट गई। अब तुम यही अल्फाज मत कहना कि वो बहुत बेहतरीन शख्स है, मेरी किस्मत जाग जाएगी, वगैरह वगैरह। उसके नरूठे अंदाज पर वो गहरी सांस भर के रह गई। 1-2 रोज़ तक हम वापस आ रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला बात होगी और यकीन करो मैं बेहतरीन गैर जानिबदारी से सारे मामले को देख लूँगी। तुम्हारे आते ही मंगनी कर दी जाएगी हमारी, फिर क्या बात रह जाएगी। वो तल्ख हुई थी। सबा उदास हो गई।
फिक्र मत करो ज़ोई, घर की बात है ना, इतना सीरियस मत लो, मैं आ रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी और चाची जान कहाँ है? वो लोग मरियम फूफो के साथ बाजार गई हैं, हमारे कॉलेज गई हुई है और वजी यूनिवर्सिटी। वह बामंदाज में बता रही थी। सबा ने शुक्र अदा किया। अच्छा ज़ोई, मैं फिर फ़ोन करूँगी, खुदा हाफिज़, सबको सलाम कहना। उसने बात ख़त्म करते हुए फ़ोन ऑफ कर दिया। ज़ोहा से बात करके दिल पर एक अनजान सा बोझ आ गिरा था। किस कदर बेवकूफ़ हो तुम ज़ोहा, हीरे को ठुकरा रही हो। माना कि वो तुम पर सख्ती करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे नफ़रत भी करते हैं। वो सर झटक कर बैठते हुए साइड टेबल पर धरी अपनी मेडिसिन उठाकर देखने लगी। किस कदर असियत पसंद हो नौफिल अहमद, मरने भी नहीं देते हो। वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा कर साले आफरीदी को अपने कमरे में देख कर उसका दिल कट कर रह गया था, मगर बेबसी से बेबसी थी कि वह एहतजाज भी नहीं कर सकती थी। वो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, बस एक आध ज़रूरी फ़ाइल ब्रीफ केस में रख रहा था। जब वो उसे कमरे में चली आई, दरवाज़ा खटखटाए जाने पर वो यही समझा था कि हमारा नाश्ते का बुलावा देने आई है, मगर गैर मुतवक्को हस्ती को पाकर तवील सांस भरते हुए दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उसके अंदाज ने ज़ोहा का एहसास दिलाया था। दरअसल मैं आपका एहसान लेना पसंद नहीं करती, गिफ्ट के पैसे देने आई हूँ, उसने याद दिलाने वाले अंदाज में कहते हुए रुपये उसके सामने बिस्तर पर फेंके थे और फ़ौरन ही पलट गई। ऐसा तो होता ही रहेगा, तो क्या सारी उम्र मुझे यूं ही रुपये वापस करती रहोगी? मोहित की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो उसके अल्फाज पर तिल मिलाई, पैर पटकती अपने पीछे ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके गई थी। वो तासुब से सर हिलाकर ब्रीफकेस बंद करता उठ खड़ा हुआ। कल नौफिल और सबा आ रहे हैं। नाश्ते की मेज़ पर आज की ताज़ा खबर रक्स कर रही थी। चलो अच्छा है, हम भी जल्दी से अपने फ़र्ज से सबकरोश हों, ताईजान ने इत्मीनान से कहा। तो उनका मतलब पाकर ज़ोहा अपनी कुर्सी पर पहलू बदल कर रह गई, जबकि मोहित पूरे हिमाक के साथ अखबार पढ़ रहा था। साथ ही साथ चाय का शुगल भी जारी था। अभी भी वक्त है मेरे यार, सोच लो, आज़ादी की ये सुबह, ये चाय और अखबार की अय्याशी फिर कभी नहीं होगी। अनस ने मोहित के चेहरे के आगे से अखबार हटाते हुए मेरे दर्द भरे लहजे में कहा, तो वो सबकी मौजूदगी का ख्याल करके उसे खफीफ से घूर कर रह गया। अपनी दफ़ा तो बड़े बेताब थे इन सब अय्याशियों से महरूम होने के लिए, अब दूसरों की बारी में रोड़े क्यों अटका रहे हो? ताईजान ने अपने सपूत को आड़े हाथों लिया था। यही तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे तजुर्बे से फ़ायदा उठाए। तब मैं तो ना तजुर्बाकार था, मुझे समझाने वाला नहीं था, वो शरारत से कहते हुए कनखियों से गर्म पानी लाती नगीन को भी देख रहा था, जो उसके तमाम लाफजनी से अच्छी तरह बहरूर हो चुकी थी। बहुत खूब, यहाँ दिन दहाड़े तजुर्बेकारी जारी है। बहुत अफसोस की बात है भाभी, अभी तक ये अड़ियल घोड़ा आपके काबू में नहीं आया। मोहित ने तासुब से कहा तो बाजी पलटने पर अनस उसे घूर कर रह गया। फिर फ़ौरन ही ज़ोहा से पूछने लगा, क्यों भाई बागी लीडर, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसका इरादा यही था कि ज़ोहा के साथ मिलकर मोहित की खिंचाई करेगा, मगर वो पता नहीं किस मूड में थी, मासूमियत से पूछने लगी, किस बारे में? आपके अड़ियल घोड़े होने के बारे में? सबके हंसने पर अनस ने उसे मुक्का दिखाया था। मैं चलता हूँ, अब हो सकता है वापसी पर मुझे थोड़ी सी देर हो जाए। मोहित ने उठते हुए हस्ब आदत ताईजान को आगाह किया था। चची जान को उस पर प्यार आ गया। उन्हें मोहित की फरमा बरदारी शुरू ही से बहुत भाई थी, और अब तो सोने पे सुहागा वो उनका दामाद बन रहा था, तो दिल से और भी करीब हो जाने वाला था। यार मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर देना, मैं तो गाड़ी गराज में दे आया हूँ। चाय के बड़े बड़े घूंट भरता अनस बाउजलत उठ खड़ा हुआ। आराम से अनस, कहीं फंदा न लग जाए। वो तो कब का लग चुका है। उसने एक बार फिर नगीन को देखकर आ भरी तो वो खफासी होकर अपनी प्लेट में झुक गई। वो मुस्कुराता हुआ पलट गया। अच्छा है, कभी तो मुझे भी मनाने का मौका मिलना चाहिए। वो शाम के लिए बहुत अच्छा सा सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम आज मेरे साथ आ गए, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना थी, बल्कि मशवरा समझ लो। गाड़ी को मतलूबा सिमत पर डालकर मोहित ने संजीदगी से बात शुरू की तो वो चौंक गया। खैरियत? इतनी सीरियस बात नहीं है कि इसके लिए तुम फ़ौरन असाबी तनाव का शिकार हो जाओ। रिलैक्स, मोहित ने कस्तन मुस्कुराते हुए कहा तो वो ढीला पड़ गया। एक तो तुम बहुत खबीस, मेरी एक एक हरकत पर निगाह रखते हो। गाड़ी की पुश्त से टेक लगाते हुए उसे सराहने वाले अंदाज में कह रहा था। उसके अंदाज पर मोहित मुस्कुरा दिया। ये तो अब तुम मुझ पर सरासर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो। कहीं तुम ज़ोहा वाले केस को लेकर तो परेशान नहीं हो? अनस को अचानक ख्याल आया था, मगर मोहित ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। मैं ऐसी फिजूल बातों को सोच कर दिमाग ख़राब नहीं करता। तो फिर? अनस इस्तेफ़ामिया नज़रों से उसे देख रहा था। मैं नेस पाक कॉलोनी वाला घर खाली कराना चाहता हूँ, उसने संजीदगी से कहा तो वह हैरान हो गया। मगर क्यों? क्या मुझे अभी भी नहीं करना चाहिए? मोहित ने उल्टा उसे सवाल कर दिया तो कदे तवक्कुफ़ की बात बोला, क्या तुम वो घर बेचना चाहते हो?
मोहित ने नफ़ी में सर हिला दिया, फिर बोला, वो मेरी माँ और बाबा के ख्वाबों की जन्नत है अनस, मैं उसे कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। उसके ख़राब हो जाने का डर ना होता तो मैं कभी किराए पर छोड़ने के हक़ में न जाता। उसे बंद करना तो फिर अब घर खाली करा के क्या करोगे? अनस ने अपने किसी शक का यकीन चाहने की खातिर पूछा तो वह मध्यम लहजे में बोला, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। कि अनस को इस जवाब का शक हो चला था, मगर फिर भी मोहित के मुंह से ये जवाब सुनकर उसे एक झटका सा लगा था। क्या मतलब मोहित, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अनस के बेरब से सवालात में उसकी जहनी परेशानी पोशीदा थी। मोहित ने उसे टोक दिया, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं अनस। तो फिर अपना घर होते हुए तुम? अनस ने तेज़ लहजे में कहना चाहा, मगर मोहित ने उसे मौका नहीं दिया। मैं अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ अपनी माँ और बाबा की जन्नत में करना चाहता हूँ। तो क्या अब तुम हम सबको छोड़ कर चले जाओगे? अनस को उसकी बातों से वहशत होने लगी थी। वो बेसाख्ता हंस दिया। यार, बात समझने की कोशिश करो। खबरदार, ये सारी फिजूल बातें अम्मी के सामने कहना, तब देखना कितनी जूतियाँ पड़ेंगी तुम्हें। वो खफा हो गया था। तुम कभी भी अपने जज्बातियत के दौरों से नहीं निकल सकते, मोहित ने मुतासिफाना अंदाज में कहा। तो वो बिना हिचकिचाहट के बोला, मैं जज्बाती ही भला, कम अज़ कम इतने इंतहा के फैसले तो नहीं करता। ओफो, तो यार मेरे मुतालिक जज्बाती होने का क्या मतलब बनता है? मोहित ने उसे अपनी बातों के असर से निकालना चाहा था। वो चिढ़कर बोला, मैं खुद से मुंसलिक हर रिश्ते के मुतालिक जज्बाती हूँ, तुम्हारा पता नहीं, मगर मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं छिपाता नहीं हूँ। मीर हाउस में हर मकीन से मोहित का मोहब्बत ही का रिश्ता रहा था, मगर उस पल अनस के खुले एतराफ़ पर उसका सैर खून बढ़ा दिया था। सोचो, अगर नगीन भाभी को पता चल जाए कि तुम मेरे साथ कैसे डायलॉग्स बोल रहे हो तो वो कितनी दुखी होंगी। ये तो उनका हक़ है। उसका मूड बदलने के खातिर खुशगवार लहजे में कहा तो वह भरते हुए बोला, वो खुश होगी कि मेरे डायलॉग्स का कोटा कुछ कम हो गया है। ओहो, यानी कि हालात बहुत बुरे जा रहे हैं? मोहित ने दिलचस्पी से पूछा था। कुछ मत पूछो, मैं इश्क के मज़मून में टॉप कर चुका हूँ और वो सपली पे सपली लिए जा रही है। वो मायूसी की एक्टिंग कर रहा था। तुम बस अपना दिमाग ठीक कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। खामखा बेचारी भाभी को इम्तिहान में डाल कर रखा है। इसमें गलत क्या यार? अगर वो सुबह हंसती मुस्कुराती मुझे सी ऑफ करने पोर्च तक आ जाए और शाम में फिर से रिसीव कर ले तो इससे मोहब्बत में 4 चांद ही लगेंगे, कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी। अनस झुंझलाया तो मोहित मुतासिफान अंदाज में बोला, मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारा दिमाग खलल सिर्फ मंगनी और मंगेतर से गुफ्तगू तक ही है, मगर ये वायरस तो बढ़कर शादीशुदा ज़िंदगी तक आ गया है। देख लूँगा तुम्हें भी, कम ही दिन रह गए हैं तुम्हारी इन नसीहतों के। अनस को उसकी बात पसंद नहीं आई थी। उसके ऑफिस की बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोकते हुए मोहित ने हल्का सा कहका लगाया था। अनस मायने के इस अंदाज में उसे देखते हुए बोला, मुझे इतना बेवकूफ़ मत समझो। मैं चाहता तो जोहा की तुम्हारे मुतालिक नापसंदीदगी जानकर इस रिश्ते से मना कर सकता था, मगर मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि तुमने बहुत आवे से अपना नुक्ता नज़र हम पर फायज किया था कि तुम सिर्फ शादी के बाद वाली मोहब्बत पे यकीन रखते हो, और ये भी कि जिससे शादी करोगे उससे मोहब्बत भी ज़रूर करोगे। मुझे बस इसी वजह से जोहा के मुस्तकबिल की तरफ से इत्मीनान है। मेरे ख्याल में तुम्हारा ऑफिस आ चुका है, बल्कि तुम काफ़ी लेट भी हो चुकी हो। मोहित ने उसकी तरफ से निगाह फेर ली थी। अनस मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलने लगा। तभी मोहित को याद आया तो उसने जल्दी से कहा, और सुनो, वो घर वाली बात अभी किसी से मत करना। मैं इस सिलसिले में महज तुम्हारी राय जानना चाह रहा था। दर हकीकत मैंने भी सोचा नहीं, और कभी सोचना भी मत। हम कहीं बाहर से भाभी नहीं ला रहे हैं। वो कहता हुआ नीचे उतर गया था। वो गहरी सांस लेकर रह गया। दर हकीकत उसने इस मसले को सबा की आमद तक के लिए उठा रखा था। उसे यकीन था कि वो उसके उस नुक्ता नज़र से बहुत जल्द मुत्तफिक हो जाएगी। अनस से बात करके उसने सरासर जल्दीबाजी का सबूत दिया था। सोच में डूबा वो गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। एक ही दिन में सारा काम निपटा कर नौफल तो सबा को लेकर वापस लाहौर चला आया था, जबकि उसकी को स्टार राइमा के एक आध शॉट की रिकॉर्डिंग अभी बाकी थी। सो शूटिंग का सारा इंतज़ामिया अभी यूबिया ही में था। लोग तो तफरीह से वापसी पर फ्रेश होते हैं सबा, तुम तो यूँ मुरझाई हो जैसे काले पानी की सज़ा से लौट कर आ रही हो। यह दीना का तबसरा था। सबा खामोशी से सौलेहा बेगम के गले लग गई। उन्होंने भी उसकी उतरी हुई सूरत को तफक्कुर से देखा था। साथ ही रानों के हाथ सूटकेस अपने कमरे में भिजवाते हुए नॉवल को आड़े हाथों लिया था। इसीलिए तुम्हारे इस प्रोफेशन के खिलाफ थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम अपने काम में मगन होंगे और ये बेचारी वहाँ अकेली दीवारों का मुंह देख रही होगी। आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं अम्मी जान। वो फ़ौरन ही अपनी सफाई पेश करता
ان کی چیئر کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس سارے میں میرا کوئی قصور نہیں، خود یہیں وہاں بارش میں بھیگنے کا شوق پورا کرتی رہی، نتیجہ اس کی صورت نکلا۔ ابھی ان کی طبیعت کہاں ٹھیک ہوئی ہے، میں تو وہاں بھی ان کی تیمارداری ہی کرتا رہا۔ آپ چاہیں تو ان سے پوچھ سکتی ہیں، وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے تو میں پوچھ ہی لوں گی اور بہت تسلی سے پوچھوں گی، پھر دیکھنا اگر تمہاری ذرا سی بھی شکایت سامنے آئی تو بہت بڑا ہوشیار کروں گی تمہارا۔ وہ بھی مسکرا دی، جبکہ ادینہ گہری نظروں سے خاموش بیٹھی صبا کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ سیر و تفریح بھی کی یا پھر نوفل صاحب کو فراغت ہی نہیں ملی؟ وہ پوچھنے لگی تو صبا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہونٹوں پر جب یہ مسکراہٹ سجانی پڑی۔ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہاں انہوں نے بہت انجوائے کیا اپنے کام کو۔ اگر ابھی بھی تم ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تو آرام کر لو، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ شام میں اپنے گھر سے ہو آنا۔ صالحہ بیگم واقعی اس کے ساتھ مخلص ثابت ہو رہی تھی۔ صبا نے فوراً کہا، میں شام کو ادھر جاؤں گی، فی الحال تھوڑا ریسٹ کر لیں ورنہ طبیعت بگڑ بھی سکتی ہے۔ نوفل مشورہ دیتا اٹھ کر فون اسٹینڈ کی طرف بڑھا تو ادینہ نے بظاہر بڑے پرشوق انداز میں پوچھا، یہ کہیں خوشخبری والی طبیعت تو خراب نہیں ہوئی تمہاری؟ صالحہ بیگم تو خوشگوار سے احساس میں گھری نوفل کے قدموں کو جیسے وہی زمین نے جکڑ لیا تھا، اور صبا اسے اپنی اڑتی رنگت چھپانے کا بھی خیال نہیں آیا تھا۔ کسی ڈاکٹر کو دکھائے صبا؟ صالحہ بیگم نے نرمی سے پوچھا تو اسے قسمت کے اس مذاق پر رونے کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آنے لگی۔ صبا، آپ بھی گھر فون کر لیتی، وہاں سے تو لائن ہی نہیں ملی تھی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے نوفل کی دخل در معقولات اس کی جان بخشی کا باعث بنی تو وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادینہ معنی کے اس انداز میں بہو کو جنبش دے کر صالحہ بیگم کو دیکھنے لگی جو خود سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فون تائی جان نے اٹھایا تھا۔ صبا نے ان سب کا حال و احوال پوچھنے کے بعد انہیں اپنی شام کی آمد کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ اس کے بعد نوفل ان سے بات کرنے لگا تو صالحہ بیگم سے معذرت کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ نوفل کمرے میں آیا تو وہ بستر پر نیم دراز آنکھوں پر بازو رکھے ہوئی تھی۔ ذرا سا غور کرنے پر اسے محسوس ہو گیا کہ وہ رو رہی تھی۔ اگر میری شکایت کرنے کا اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے تو ابھی بھی موقع ہے، جا کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہیں۔ اس کی آواز سن کر وہ ساکت سی ہوئی تھی، پھر آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی، اگر مجھے بہت سے رشتوں کا مان نہ رکھنا ہوتا تو آج نہیں بلکہ 2 ماہ پہلے ہی یہ سب کر گزرتی، پھر دیکھتی اب کہاں منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں وہ جن میں کوئی خامی ہوتی ہے، وہ اطمینان سے بولا تو صبح سلگ اٹھی، میرے کردار میں کون سا ایسا اسکم دیکھ لیا ہے آپ نے کہ میری خطا بخشنے پر تیار نہیں ہے؟ مجھ سے بہتر اپنے آپ کو آپ خود جانتی ہیں اور سمجھتی ہیں۔ سوچ انسان پر بہت سے غیر متوقع در کھولتی ہے، کوشش کیجیے شاید اپنی کوئی خطا یاد آ جائے۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا، برے کو سبھی برے دکھائی دیتے ہیں، زندگی آپ نے میری برباد کی ہے اور برا بھی مجھے ہی کو ٹھہرا رہے ہیں۔ صبح مر جانے کی حد تک سے چو گئی تھی، قدرے اونچی آواز میں بولی تو وہ پلٹ کر انکشت اٹھا کر اسے روک گیا۔ مجھے یہ تماشا لگانے والا انداز سخت ناپسند ہے۔ آریہ پار ابھی شام میں گھر جائیں گی تو اچھی طرح سب کو بتا دیجیے گا۔ تماشا تو آپ نے میرا لگا رکھا ہے، وہ روتی تھی۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھیے گا کیسے سوال پوچھے جائیں گے مجھ سے۔ نوفل کو ابھی ادینہ کی کچھ دیر پہلے کی شوق پیرائی میں پوچھے جانے والی بات یاد آئی تو دل کی کیفیت اس کی عجیب سی ہونے لگی۔ شادی ایک جوا ہے محترمہ، آپ اوپر سے لکھوا کے تو نہیں آئی تھی کہ بہت ہیپی لائف گزاریں گی اور خود پہ اتنا ہی اعتماد ہے تو یہی سوچ لیں کہ آپ کو شوہر اچھا نہیں ملا۔ لب و لہجے میں انداز جیسا ہی تھا، مرا ہوا تھا۔ صبح کا جی چاہا اسے اٹھ کر جھنجھوڑ ڈالے یا پھر اتنے زور سے چیخے چلائے کہ تمام ٹینشن ختم ہو جائے۔ میں تو سمجھ ہی لوں گی، مگر اور کس کو سمجھاؤں گی؟ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ آپ کی امیج اچھی رکھنے کے لیے سب کے سامنے آپ کو ایک بہترین شوہر کے طور پر پیش کرتی رہی ہوں؟ اگر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا نا، اس دن بہت پچھتائیں گے آپ بھی اور آپ کی ظالم آفریدی بھی۔ اس کی رنگت غصے سے تمتما اٹھی تھی۔ وہ بس ایک نظر سے دیکھ کر وارڈروب میں اپنے کپڑے دیکھنے لگا۔ اب ابھی سکون میں ہے تو صرف اس لیے کہ میں خاموش ہوں، مگر یاد رکھیں جس دن میں بولی اس دن بہت سی زندگیاں ڈسٹرب ہوں گی، وہ شعلہ بار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ چیزوں کو ہٹا کر مطلوبہ شرٹ تلاش کرتا نوفل کا ہاتھ وہیں ٹھٹک گیا تھا۔ وہ شرٹ نکال کر پلٹا، تب تک وہ اپنی سابقہ حالت میں واپس لیٹ چکی تھی، مگر سسکیاں رکنے کی کوشش میں اس کا لرزتا وجود گواہ تھا کہ اس کے دل کی دنیا بھی اتنی ہی بے سکون ہے جتنی کہ نوفل احمد کی۔ تو پھر میں اتنا خوش اور مطمئن کیوں نہیں جتنا کہ میں سوچتا تھا؟ وہ خود سے الجھتا واش روم میں داخل ہوا تو ذہنی تناؤ نے اسے گھیرنا شروع کر دیا۔
ممانی جان، آپ کو نہیں لگتا کہ نوفل اور صبا اتنے خوش نہیں ہیں جتنے کہ انس اور نگین ہے؟ ادینہ کے صفاقانہ مگر حقیقت پر مبنی تبصرے نے صالحہ بیگم کو تفکر میں مبتلا کر دیا۔ ابھی چند لمحے پہلے ان دونوں کو دیکھ کر وہ بھی تو یہی سوچ رہی تھیں، مگر یہ بھی سچ تھا کہ ادینہ کی زبان سے یہی حقیقت سننا تکلیف دہ بات تھی۔ مگر ایک خیال انہیں ابھی بھی تقویت دے رہا تھا۔ تم غلط سوچ رہی ہو ادینہ، نوفل نے اپنی مرضی سے صبا کا نام شادی کے لیے تجویز کیا تھا۔ اوفو، میری بھولی ممانی جان، میں کب کہہ رہی ہوں کہ نوفل نے اسے دل سے قبول نہیں کیا؟ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس گھر میں ویسی چہچہاہٹ نہیں گونجتی جیسے میر ہاؤس میں نگین کی ہنسی گونج رہی ہے۔ وہ ان کے دل میں وسوسے ڈالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وہ یوں بھی سیریس طبیعت کی بچی ہے، نگین میں تو بچپنا ہے، اس لیے اس کی خوشی سب کو بہت پرور لگتی ہے۔ نوفل اور صبا دونوں ایک جیسی طبیعت کے مالک ہیں اور کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اسے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ ادینہ سخت بدمزہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتے جاتے بھی جلدی پر دیر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ خدا کرے آپ کا کہنا سچ ہو، مگر یہ تو حقیقت ہے نا کہ اندرونی خوشی اور طمانینت کا عکس چہرے پر بہت واضح ہوتا ہے، چاہے طبیعت انس جیسی شوق ہو یا نوفل جیسی سنجیدہ۔ محبت سب پر ایک ہی جیسا روپ چڑھاتی ہے۔ شوہر کو خوش رکھنا کسی کسی کو ہی آتا ہے۔ یا خدا میرے گھر پر اپنی رحمت کرنا، میرے بچوں کی خوشیوں کو دائمی رکھنا۔ صالحہ بیگم کا دل بے اختیار دعا کر رہا تھا۔ شام کو نوفل اسے گھر لے جانے کو تیار تھا۔ ہو سکتا ہے ایسے ہی صبا کے چہرے کی رونق واپس آ جائے۔ تم نے تو لگتا ہے اس کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا۔ ادینہ بھی شہد میں لپٹی کو نیند کھلانے سے باز نہیں آ رہی تھی، جو نوفل تو نہیں، البتہ صبا بخوبی سمجھ رہی تھی۔ بھائی تم لوگ ایک ہی بار صبا سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ میں نے ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک رکھا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ صالحہ بیگم سے مل کر کمرے سے نکلتے صبا کے قدم سست پڑنے لگے۔ اسی آشنا میں ادینہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ دیکھ لو بھائی، ہم سب تو مکمل طور پر تمہاری حمایت میں اترے ہیں، تمہارے میان ہی پر پانی نہیں پڑنے دے رہے۔ مجھے ایسی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کی حمایت کی؟ وہ زبردستی خود پر بشاشت کا نقاب چڑھانے پر پوچھنے لگی۔ ادینہ بے اختیار پہلو بدل کر رہ گئی۔ صبا اس کے سامنے صوفے پر این نوفل کے ساتھ بیٹھی تھی، پیرٹ گرین اور پرپل کانٹراسٹ کا خوبصورت ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ پہنے، جسی کا نفیس دوپٹہ شانوں پر ٹکاتی ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ نوفل احمد کے پہلو میں بے حد جچ رہی تھی۔ یہی نوفل جو اپنے کام میں مصروف رہ کر تمہیں اگنور کرتا ہے۔ ادینہ سے اپنی مسکراہٹ قائم رکھنا دشوار ہونے لگا تھا، مگر صبا اس کی بات کاٹ کر حیرانی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، ارے واقعی تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے تو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ وہ کہتے ہوئے ہنستی تھی، پھر کزن نوفل کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اب ان لوگوں کو اپنے خوش رہنے کا کیا ثبوت پیش کیا جائے؟ بھائی یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، میرا کام ہے آپ کو خوش رکھنا، نہ کہ پورے شہر میں مناتی دکھاتے پھرنا۔ اتنی چاہت سے آپ کو پایا ہے، نہ قدی تھوڑی کریں گے ہم۔ وہ بہت سکون سے کہہ رہا تھا۔ صبا لب بھیج کر مسکراتے ہوئے ادینہ کو دیکھنے لگی، اب تو مطمئن ہو نا؟ مجھے بھلا کیا بے اطمینانی ہو سکتی ہے؟ ممانی جان ہی کو ٹینشن کھائی جا رہی تھی کہ صبا خوش دکھائی نہیں دیتی۔ ادینہ نے فوراً اپنی لائن بدلی تھی۔ صبا گہری سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلے نوفل، اس کا اعتماد قابل دید تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا تو یوں کہ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ادینہ کو شدید جلن کا شکار کرنے لگے۔ کس قدر مکمل اور ایک دوسرے کے لیے بنے لگتے تھے وہ۔ امی کا خیال رکھنا ادینہ، نوفل نے اسے تلقین کی تو صبا نے بھی اسی یاد دہانی کرائی۔ ان کی میڈیسن میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی ہے، ویسے تو وہ خود بھی لے لیں گی، مگر کھانے کے بعد وہ ٹیبلٹ انہیں یاد سے دے دینا۔ ادینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ان دونوں کے خصوصاً صبا کے ملکانہ انداز نے اس کے اندر انگار جلا دیے تھے۔ کیا سمجھ رہی تھی وہ اسے؟ کوئی آیا یا پھر ملازمہ؟ اس کے دماغ میں چھوٹی اور گھٹیا سوچ ابھری تھی جس نے اس کے ذہن و دل کو چٹکا کر رکھ دیا تھا۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور ادینہ کے ساتھ تو بالکل صحیح ہوا۔ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ وہ سوچتی ہے کہ دوسروں کو پریشان کرنا کافی مزے کی چیز ہے، بڑی غلط بات ہے نا؟ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں نا؟ اور صبا نے بالکل صحیح کیا، مطلب ان دونوں نے، صبا اور نوفل نے اس کے سامنے کم از کم یہ تو ظاہر کیا کہ وہ خوش ہے، اور کاش یہ ظاہر کرنا جلدی سے واقعی ہو جائے، ہے نا؟ کتنا مزہ آئے گا۔ چلے تو اب ہم سے کر لیں گے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے، اور خدا حافظ۔